टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का ये हम लोग का दूसरा क्लास होगा। इससे पहले हम लोग ने भारत पर अरबों का आगमन, महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी के आगमन को डिस्कस किया और पढ़ा, और उससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू भी सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो जाके देख ले, जो कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास का स्टार्टिंग है। आज हम लोग का दूसरा क्लास होने जा रहा है मध्यकालीन भारत का। इसमें हम लोग सल्तनत काल देखेंगे। सल्तनत काल में जो जो राजवंश आए ना, उसके बारे में कब कब क्या शासन किए ना, इस ये सब भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो सल्तनत काल में पहला कौन दास वंश आता है, उससे रिलेटेड जो जो उसमें जो सुल्तान हुए हैं ना, वो सारा सुल्तान के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। तो दास वंश के बाद कौन सा वंश आता है, दास वंश के बाद कौन वंश आता है, तो खिलजी वंश। खिलजी वंश के साथ वंश में कौन कौन सा सुल्तान आया है ना, ये सब के बारे में भी हम लोग या इस वीडियो में डिस्कस करें। खिलजी वंश के बाद कौन, तुगलक तुगलक आते हैं ना, तुगलक वंश से रिलेटेड जो भी शासक शासन किए, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग एक वीडियो में एक वंश को खत्म करने का कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में एक वर्ष पढ़ खत्म हो जाए, और उससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर पाए ना, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तुगलक वंश के बाद कौन सा, तो सैयद वंश, खिज खाना मुबारक शाह है ना, ये सब हम लोग देखेंगे। हर एक वीडियो में एक एक वंश को खत्म करने का कोशिश करेंगे। उसका इसके बाद कौन सा होगा, तो लोधी वंश हम लोग देखेंगे। बल्लो लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी क्या सल्तनत वंश का अंतिम शासक होता है, जो युद्ध में मारा जाता है। तो इसी पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर के साथ होता है ना। तो यहाँ तक हम लोग जब देखते हैं तो ये सल्तनत हो जाता है। इब्राहिम लोदी तक का जो वंश यहाँ क्या होता है, ये सल्तनत वंश के तक की बात हो जाती है। तो हम लोग आज का पहला टॉपिक हो जाएगा क्या, तो गुलाम वंश या दास वंश, इसे ममलूक वंश भी कहते हैं ना। तो इसकी शासन काल कब से कब तक चला गुलाम वंश का, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि गुलाम वंश का शासन काल कब तक चला, कब स्थापना हुआ, तो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश दास वंश चला। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। गुलाम वंश में देखते हैं, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, कौन हुआ, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया। मोहम्मद गौरी का दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, मोहम्मद गौरी का दास था। ऐबक ऐबक गौरी का विश्वासी दास था, पूरा विश्वासी दास था। वह एक क्या था, तुर्क मुसलमान था। उसके बचपन में कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन में निशापुर के निशापुर के एक काजी ने खरीदा था। बाद में गौरी उसे उसे खरीदा, किसको, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऐबक को दास वंश का संस्थापक कहा जाता है ना। दास वंश ममलूक वंश या गुलाम वंश है ना, तो इसको क्या दास वंश का संस्थापक कहा जाता है, किसे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है लाहौर में अपनी राजधानी बनाई है ना, ये ध्यान में रखना है। कुतुब क्वेश्चन पूछता है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के जो संस्थापक थे, तो अपनी राजधानी कहाँ बनाए है ना, तो आपको ऑप्शन दिल्ली दे देगा, यहाँ दे देगा, आप लोग कंफ्यूज कर जाएगा। तो लेकिन ध्यान में रखना है कहाँ पे, तो लाहौर में अपनी राजधानी बनाए। ऐबक ने कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान का पद धारण नहीं किया, और ना ही अपने नाम के सिक्के चलवाया, और ना ही खुतबा पढ़वाया है ना, ना ही खुतबा पढ़वाया। दानी प्रवृत्ति के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक, दानी प्रवृत्ति के कारण उसे क्या, लाख बख्श है ना, लाख बख्श या लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक से जितना रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग सारा यहाँ डिस्कस हो जाएगा ना। आप लोग इतने ध्यान से देखें और 2-3 बार जरूर देखें। इसके बाद जो हम लोग का जो एमसीक्यू का सेट रहेगा, हर चैप्टर वाइज गुलाम वंश से रिलेटेड, उसको भी आप लोग जरूर देखेंगे। तो उसके बाद दिल्ली में दिल्ली में क्या, कुतुब उल कुतुब उल इस्लाम मस्जिद बनवाया। तो किसने बनाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है ना, ये भी पॉइंट अच्छे ध्यान में रखेंगे। देखिए अजमेर में ढाई दिन का जोपड़ा नामक मस्जिद, जो कि पहले क्या था, चौहान वंश के शासक विग्रह राज चतुर्थ द्वारा बनाया गया कौन था, एक संस्कृत विद्यालय था। उसे क्या, उसे तोड़ के उसे जैसे होना था चेंजिंग करके उसे क्या बना दिया गया, तो एक मस्जिद बना दिया गया था, किसके द्वारा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी। और प्रसिद्ध सूफी संत किसके याद में, देखिए प्रसिद्ध सूफी संत था कौन, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है ना, के स्मृति में क्या कुतुब मीनार की नींव लगवाई थी। और इसे बाद में कंप्लीट कौन करवाया था, तो इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया था। किसकी स्मृति में बनाई गई थी ना, ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आता है। उसका नेक्स्ट देखते हैं, 1210 ईस्वी में
चौगान चौगान एक खेल होता था जो घोड़े पे बैठ के खेला जाता होगा। तो वो 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान चौगान पोलो क्या चौगान जिसको पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण क्या होती है उसकी उसकी मृत्यु हो जाती है। उसे कहाँ आगरा में दफनाया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या मलिक और सिपह सालार की उपाधि से शासन प्राप्त किया था ना। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। नोट में क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मालिक और सिपह सालार की उपाधि से शासन करना प्रारंभ करता है और सुल्तान का पद धारण वो नहीं करता है ना। तो हम लोग देख चुके हैं किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हम लोग किसका शासन देखेंगे, तो आराम शाह के बारे में देखेंगे, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ऐबक का पुत्र 1210 ईस्वी में शासक बनता है। कमजोर और अयोग्य शासक सिद्ध हुआ है ना। एक आराम से क्या कमजोर और अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। अंततः दिल्ली के लोग क्या अपना शासक स्वीकार करने से इसे क्या करता है, इनकार कर देता है। और आराम शाह को सत्ता से हटाने के उद्देश्य से बदायूं के पत्राध्यक्ष कौन थे, तो इल्तुतमिश को निमंत्रित करता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली के सल्तनत सिंहासन पर बैठने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का राज्यपाल या पट्टाध्यक्ष था, तो कहाँ का था, तो बदायूं का था ना। ये पॉइंट आप लोग ध्यान ध्यान में रख सकते हैं ना, रखना ही चाहिए, एग्जाम में आता ही है। इल्तुतमिश ने निमंत्रण को क्या किया, स्वीकार किया। और दिल्ली के निकट है ना, स्वीकार किया और दिल्ली के निकट है ना, निकट निकट जर जर क्या जर नामक स्थान पे आराम शाह को क्या किया, पराजित किया। आराम शाह 8 माह के शासन के बाद इल्तुतमिश ने क्या दिल्ली की सत्ता पर अधिकार कर लिया। तो लगा देते हैं ना, ऐबक के बाद कौन, इल्तुतमिश को लगा देते हैं। लेकिन बीच में ही आराम शाह का शासन भूल जाते हैं, है ना, ये ध्यान रखिएगा, है ना। इल्तुत कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन बना, तो आराम शाह बना। आराम शाह के बाद अब कौन बना है, तो इल्तुतमिश। आराम शाह देख लिए हम लोग। आराम शाह के बाद कौन शासक बन दिल्ली के सुल्तान बनता है, तो शामसुद्दीन इल्तुतमिश। कब, तो 1210 से 1236 ईस्वी में, है ना। तो ऐबक का अब इल्तुतमिश कौन था, इल्तुतमिश कौन था, तो ऐबक का गुलाम था और दामाद था, है ना। ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। इसने इल्तुतमिश ने खलीफा से सुल्तान का पद की स्वीकृति प्राप्त की थी। किससे, खलीफा से, है ना। और क्या बगदाद के खलीफा ने एक घोषणा पत्र के द्वारा, जो बगदाद का खलीफा था, एक घोषणा पत्र के द्वारा इल्तुतमिश को क्या किया, तो सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की, है ना। खलीफा ऐसे कौन सा पद देता है, तो सुल्तान ए आजम की पदवी धारण की। और एक क्या खिलअत खिलअत क्या होता है, एक सम्मान सूचक वस्त्र भेंटवाया। जिससे क्या होता है, इल्तुतमिश की शक्ति बढ़ गई, है ना। जिससे क्या होता है, इल्तुतमिश की पद बढ़ गया और शक्ति भी बढ़ गई, क्योंकि वो खलीफा उसे स्वयं एक सम्मान सूचक वस्त्र दिया और उसे खलीफा से पद भी लेता धारण करता है। इल्तुतमिश खलीफा से अधिकार प्राप्त करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का वैधानिक सुल्तान था, है ना। ये भी पॉइंट ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश पहला ऐसा सुल्तान था जो खलीफा से अपने पद की स्वीकृति प्रदान की। नेक्स्ट, इल्तुतमिश अपना राजधानी कहाँ बना रहा था, इल्तुतमिश अपना राजधानी दिल्ली बना रहा है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ बनाया था, तो लाहौर में बनाया था ना, तो ध्यान रखिएगा। देखिए इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है ना। इल्तुतमिश क्या करवा एक इल्तुतमिश क्या इक्का प्रथा चलाया कौन, इल्तुतमिश। तुर्कान एक चहलगामी की स्थापना की। तुर्कान एक चहलगामी क्या होता था, 40 बुद्धिजीवियों का एक समूह होता था। समूह को क्या तुर्कान चहलगामी चहलगामी की स्थापना की, जो क्या राजपाट में उसकी मदद करता था, राज चलाने में तुर्कानी चहलगामी सुल्तान की मदद करता था ना। उसका बाद इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। क्वेश्चन पूछेगा कि शुद्ध अरबी सिक्के किस सल्तनत काल में किस सुल्तान ने चलाए, तो किसने चलाए, तो इल्तुतमिश ने चलाया, है ना। और चांदी का सिक्का क्या टंका कहलाता था। और तांबा का जस्ता को तांबे का सिक्का को क्या, तो जीतल कहा जाता था ना। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बख्तियार काकी के नाम पे जो कुतुब मीनार की नींव रखी थी, कुतुब मीनार अधूरा था, जब वो मर जाता है तो उसके बाद वो कौन पूरा कराता है, तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण क्या पूरा करवाता है। मंगोल मंगोल शासक चंगेज खां का भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर आक्रमण इल्तुतमिश के समय ही होता है ना। तो इल्तुतमिश अपने मृत्यु से पूर्व अपनी अपनी योग्य पुत्री, इल्तुतमिश जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु से पूर्व ही अपनी योग्य पुत्री कौन, तो राजिया सुल्तान, है ना। राजिया सुल्तान राजा सुल्तान को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। परंतु उसकी मृत्यु के अगले दिन ही अमीर वर्ग
हर राजघराने में एक अमीर वर्ग का कुछ एक पद होता है ना। अमीरों ने उसके क्या अत्यंत विलासी और अयोग्य पुत्र किसको, तो शुक्नुद्दीन है ना, शुक्नुद्दीन फिर उस वक्त क्या सुल्तान बना देता है। इल्तुतमिश तो अपने मरने से पहले किसको नियुक्त कर देता है, तो रजिया सुल्तान, जो कि क्या होती है, उसकी पुत्री होती है। लेकिन अमीर वर्ग का अमीर वर्ग द्वारा किसे चुन लिया जाता है, तो अल्पयश और विलासी और अयोग्य पुत्र किसके, तो रुकन क्या रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बना दिया जाता है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं, रुकनुद्दीन फिरोज शाह के शासन काल में उसकी माँ क्या थी, शाह तुर्कान, जो कि एक तुर्की दासी थी है ना, का नियंत्रण आ जाता है। अब रुकनुद्दीन क्या था, तो ये अयोग्य शासक घोषित हुआ, तो उसकी माँ का उसमें शासन में बहुत बड़ा योगदान रहा था, जो कि कौन थी, तुर्की दास थी। उसका नियंत्रण हो गया था शासन में। अब फिरोज की माँ जो कि क्या थी, फिरोज की माँ क्या है, तो शाह तुर्कान एक माँ क्या थी, एक माँ वो क्या थी, क्रूर थी, अत्याचारी थी, और क्या क्या अशिक्षित थी है ना, आरक्षिका थी। शाह तुर्कान जो उसकी माँ थी, इल्तुतमिश के परिवार के अन्य व्यक्तियों के क्या दमन करना प्रारंभ कर देता है। जिससे क्या होता है, जिससे अराजकता फैल जाती है और विद्रोह प्रारंभ हो जाता है ना। राज्य में फैली अराजकता और विद्रोह का फायदा उठाया को किसने, तो राजा सुल्तान ने उठाया और दिल्ली की जनता के सामने लाल वस्त्र पहनकर न्याय मांगा। दिल्ली की जनता के सामने तो जनता ने रजिया को क्या समर्थन दिया, और तत्पश्चात ना रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बंदी बना लिया गया, और रजिया दिल्ली की सल्तनत पे पदासीन हुई है ना। ये भी पॉइंट आप लोग अच्छा से ध्यान रखें, वीडियो के एक से दो बार जरूर देखें ना, पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। जब रजिया सुल्तान जनता के सामने अपना न्याय मांग रही थी, तो इसमें एक घटना क्या पहली घटी। इस घटना का मुख्य विशेषता क्या रहा कि यह पहली बार उत्तराधिकारी के मामले में क्या जनसमूह का निर्णय हुआ। जनता ने निर्णय लिया कि कौन बनेगा है ना, जनसमूह का निर्णय रहा पहली बार। और रजिया सुल्तान क्या है, पहली शासिका बनेगी ना, पहली महिला शासिका बनेगी सल्तनत की। नेक्स्ट है फिर, अब हम लोग देखते हैं रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान क्या, सुल्तान जब बनती है तो उसने सर्वप्रथम क्या करता है, ये पर क्या अपने विद्रोहियों का क्या दमन करता है। सर्वप्रथम क्या अपना विद्रोहियों को दमन करता है। और ये क्या थी, प्रथम मुस्लिम मुस्लिम महिला शासिका बनी को रजिया सुल्तान। और सुल्तान बनते ही अपने विद्रोही को दमन करना स्टार्ट कर देती है, और पर्दा त्याग देती है, पर्दा प्रथा जो था वो त्याग देती है। पुरुषों की भांति है ना, कोट क्या होता था, एक कुंभा होता, कोट कुंभा करते हैं। और किरला है ना, कुलाह कुलाह क्या होता है, एक टोपा होता था, वो पहन के जनता के समक्ष आने लगती है। रजिया सुल्तान ने इक्काओं में हेरफेर, जैसे हम लोग देखें ना, इल्तुतमिश ने इक्का प्रथा चलाया था है ना, इक्काओं में हेर बदल कर अपने हिसाब से नियुक्ति की है ना, अपने हिसाब से नियुक्ति करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद एक दास कौन था, जलाउद्दीन याकुल को अमीर ए आखुर नियुक्त कर देता है, कौन, अश्वशाला का प्रधान। तो एक दास को इतना बड़ा पद दिए जाने से उसके अमीर वर्ग में क्या हो जाता है, तो विद्रोह हो जाता है ना। तो इससे क्या होता है, खफा, मतलब इसे नियुक्ति जो कर देता है एक दास को अमीर ए आखुर के पद पे, तो इसे खफा हो जाता है एक अमीर कौन, वो क्या नाम था, अल्तुनिया। अल्तुनिया जिसे क्या तबर हिंद का एक गद्दार नियुक्त किया था किसने, राजिया सुल्तान ने। इस दास की नियुक्ति के विरोध में क्या वो विद्रोह कर देता है। अन्य अमीर वर्ग क्या करते हैं, तो अल्तुनिया का समर्थन करता है कि हाँ ये है। उसका अल्तुनिया का विद्रोह को दबाने के लिए राजिया सुल्तान क्या करती है, उसे मिलने के लिए क्या उसे, जैसे अल्तुनिया जब विद्रोह कर देता है कुछ अमीर वर्ग के साथ मिलने के बाद, तो क्या दबाने उसको, इस विद्रोह को दबाने के लिए अल्तुनिया को अपने साथ मिलाने के लिए उसे उससे क्या करता है, उससे शादी ही कर लेती है कौन, तो राजिया सुल्तान। क्या होता है, विद्रोह अपने आप खत्म हो जाता है ना। नेक्स्ट फिर उसमें, रजिया जब रजिया जब अमीरों के विद्रोह को दबाने के लिए रजिया जब अमीरों के विद्रोह को दबाने के लिए राजधानी से बाहर अपने पति के साथ वो निकलते हैं, तभी जलाउद्दीन याकूब है ना, जलाउद्दीन याकूब कौन था, उसका विश्वास पात्र लोग दास था ना, जिसको अमीर आखुर का पद दिया था। उसे क्या करता है, तुर्की अमीरों ने मार देता है। मार देते के क्या, राजधानी पर किसे, इमूजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पे बैठा देता है। जब वो रजिया सुल्तान वो अपने पति के साथ विद्रोह दबाने के लिए राजधानी से बाहर चला गया रहता है, तो उसी बीच ये किसके, जलाउद्दीन याकूब कौन था, तो उसका दास जिसे अमीर याकूब का पद दिया था, उसे मार देता है। और किसे, मोइनुद्दीन
बहराम शाह को गद्दी पे बैठा देता है। जब रजिया रजिया अल्तुनिया के साथ राजधानी वापस आ रही थी, जब वो विद्रोह दबाने के बाद वो जब वापस आ रही थी तो वापस लौटते समय ही रास्ते में ही कुछ षड्यंत्र डाकुओं ने उसे क्या कर दिया, तो हत्या कर दिया जाता है ना। यहाँ तक आप लोग कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा, कन्फ्यूजन लग रहा है तो आपसे एक से दो बार जरूर वीडियो देखें ना, सारा कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं मोइनुद्दीन मोइनुद्दीन बहराम शाह। देखिए, मुइजुद्दीन बहराम शाह कब शासन आता, 1240 से 1242 तक, बहुत छोटा सा कार्यकाल रहा है इसका। इसने एक नए पद बनाया, वो पद क्या था, तो नायाब। पद का क्या था, नायाब या नायाब ए मुमलिकात है, नायाब ए मुमलिकात, जो कि संपूर्ण अधिकार रखता था, है ना। ये पद जो है ये संपूर्ण अधिकार रखता था, ध्यान रखेंगे। 1242 ईस्वी में बहराम शाह की हत्या के बाद अलाउद्दीन महसूद शाह को अमीर वर्गों ने क्या करता है, सुल्तान सुल्तान बनाता है। तो अब हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन महसूद शाह। इसका कार्यकाल कितना वर्ष तक रहा, तो 1242 से 1246 तक का कार्यकाल रहा ना। इसका भी कार्यकाल क्या बहुत छोटा रहा। इसके काल में बलवन नामक एक अमीर क्या था, क्या वो अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है, और उसने अन्य अमीरों के साथ मिलकर 4 वर्ष के बाद ही कब 1246 ईस्वी में क्या महमूद शाह को गद्दी बंदी बनाकर इल्तुतमिश का पोता कौन था, तो नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना देता है ना। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं नसीरुद्दीन महमूद का शासनकाल क्या, तो 1246 से 1266 तक के बीच में होता है। ये क्या होता है, नाम मात्र का शासक होता है। इसके शासन का कार्य कौन देखता था पूरा, तो क्यों नायाब उल मुमलिकात, जो कि किसने ये पद किसने बनाया था, तो मोइनुद्दीन बहराम शाह, हम लोग पीछे देख चुके हैं ना। इस पद किसको दिया था, तो बलबन को सौंप दिया गया था उस टाइम, ये पद है ना। और स्वयं तुर्की अधिकारी की आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करता था। नसरुद्दीन महमूद जो था, स्वयं तुर्की अधिकारियों के अलावा आज्ञा के अलावा कोई कार्य ही नहीं करता था। बलबन ने तुर्क के चहलगामी है ना, बलबन कौन था, बलबन बलबन स्टार्ट में कौन था, तो तुल के चहलगामी का सदस्य था, जिसे किसने बनाया था, तो इल्तुतमिश ने बनाया था। आप लोग पॉइंट ध्यान में रखेंगे, जो जो पॉइंट जहाँ पे आता है ना। सदस्य था। योग्यता के कारण नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में क्या उसका राजनीतिक कद क्या था, काफी बढ़ जाता है ना बलबन का। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को नयाब के पद के साथ क्या उल्गू खां की उपाधि भी प्रदान की, किसको, तो बलबन को ना, पॉइंट ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन आता है कि नसीरुद्दीन मोहम्मद उल्गू खां की उपाधि किसे दिया, तो बलबन को दिया ना, हम लोग ध्यान में रखना है ये चीज। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन मोहम्मद से करवाता है। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन मोहम्मद से कराता है। नसीरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के उपरांत बलबन ने दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के उपरांत बलबन क्या हो जाता है, तो दिल्ली का सुल्तान बन जाता है ना। कुछ इतिहासकार का मत है कि स्वयं बलबन ने सुल्तान को जहर देकर हत्या कर दी होगी, है ना। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, जब बलबन नसीरुद्दीन मोहम्मद की हत्या करके या उसके मर जाने के बाद जब वो बनता है, तो हम लोग अब देखते हैं बलबन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बलबन। देखिए, बलबन बलबन का शासनकाल कब तक रहा, तो 1266 से 87 गयासुद्दीन बलबन, है ना। गयासुद्दीन बलबन को था, ये इलबरी तुर्क था। बचपन में मंगोलों ने पकड़कर गुलाम के रूप में इसे बेच दिया था। अब बलबन अपनी योग्यता और दूरदर्शिता के कारण क्या काफी उन्नति कर लेता है, जो कि यहाँ तक सुल्तान बन गया, है ना। उसका रजिया के रजिया को पद ध्वस्त करने में षड्यंत्र जो रचा गया उसमें ये भाग लिया था बलबन। रजिया सुल्तान की जो हत्या हुई थी, उसका जो षड्यंत्र रचा गया था उसमें बलबन ने भी साथ लिया था, हाँ, बलबन ने भी साथ दिया था। और नसरुद्दीन मोहम्मद को गद्दी पर बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। नसरुद्दीन मोहम्मद जिसको ये हत्या करके खुद ही बैठा हुआ है ना, महत्वपूर्ण भूमिका रही। बलबन लोह की नीति चलाई। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बलबन ने मतलब रक्त और लोह की नीति किसने चलाई, तो बलबन ने चलाई, है ना। उसका देवतर्य का सिद्धांत, है देवतर्य का सिद्धांत को माना, है ना, देवतर्य के सिद्धांत को माना। और स्वयं को जिल्ले इलाही, है ना, ईश्वर का प्रतिबिंब कहा। जिल्ले इलाही और देवतर्य का सिद्धांत किसने दिया, तो बलबन ने दिया। बलबन ने निरंकुशता का सिद्धांत दिया, बलबन ने निरंकुशता का भी सिद्धांत दिया ना, उस हिसाब से वो शासन कर रहा था ना। तुर्कान ने चहलगामी को समाप्त कर दिया। बलबन तो जान रहा था खुद वो
तुर्कानी चहलगामी का सदस्य था। तुर्कानी चहलगामी रहेगा तो पद क्या साम्राज्य में हमेशा शासन चलता रहेगा। तो उसने चहलगामी को ही क्या कर दिया, सब समाप्त कर दिया, जो कि बनाया कौन था? आप लोग बताइए कौन बनाया था? तो इल्तुतमिश बनाया था तुर्कानी चहलगामी। एक सैन्य विभाग की स्थापना किया, कौन? बलबन। उस सैन्य विभाग का क्या नाम था? तो दीवान अर्ज है ना, दीवान अर्ज। दीवान अर्ज की स्थापना किसने की? तो बलबन ने की। दीवान अर्ज क्या है? तो वो सैन्य विभाग है ना। सिजदा एवं पावोस प्रथा चल रहा है। सिजदा क्या होता है? जिसे सुल्तान के पास गया तो सिर झुका के हाथ आई करके नहीं पता है, सिजदा। और पावोस मतलब पैर को चूमना। ये प्रथा किसने चलाई? तो बलबन ने चलाई। नेक्स्ट बलबन का अगला क्या क्या था? तो फारसी त्योहार कौन था? नौरोज। नौरोज को आराम कराया। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण से क्या दिल्ली को बचाया? अमीर खुसरो, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। अमीर खुसरो और अमीर हसन जो बलबन के दरबार में ही रहता था, ये क्वेश्चन आता है। बलबन के जीवन काल में ही उसके युवराज, एक युवराज था, उसका नाम क्या था? तो शहजादा 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 मोहम्मद। मंगोलों के युद्ध में क्या उसकी मृत्यु हो जाती है। और एक पुत्र का तो मृत्यु हो जाता है मंगोलों के आक्रमण के समय। और दूसरा पुत्र कौन था? दूसरा पुत्र था उसका क्या, बुगरा खां है ना। बुगरा खां क्या, वो सुल्तान के पद से उदासीन था, उसको इंटरेस्ट नहीं था। तो बलबन अपनी मृत्यु से पूर्व ही अपने शहजादा का पुत्र कौन? तो मह क्या शहजादा पुत्र कौन था? महमूद का पुत्र कौन था? जो जिसे मंगोलों के साथ युद्ध में मारा गया, तो उसके पुत्र को क्या, तो क्या नाम था? तो के खुसरो को क्या वो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है ना। बलबन की मृत्यु के बाद ही उसकी विश्वास विश्वास प्रांतों ने उसका आदेशों की अवहेलना की। बलबन ने क्या उत्तराधिकारी नियुक्त नियुक्त किया था? तो कई खुसरो को नियुक्त किया था ना, ये किसका बेटा था? जो उसका बेटा प्रथम युवराज था जो मंगोलों के साथ युद्ध में मारा गया था, इसको नियुक्त किया था। लेकिन उसके विश्वासप्रत लोगों ने ही उसके आदेश का क्या पालन नहीं किया। और दूसरा बेटा कौन, उसको क्या नाम था? तो कैकुबाद को क्या सुल्तान बना देता है, उसे आदेश की अवहेलना के विरुद्ध है ना। उसके बाद कई खुसरो को क्या सुल्तान बना दिया जाता है, कई खुसरो को सुल्तान बना देता है। कुछ समय बाद क्या आता है? तो कई खुसरो की हत्या कर दी जाती है ना। कई खुसरो की हत्या कर जाती है, तो उसको शासक कौन बनता है? तो कैकुबाद को जब कैकुबाद सुल्तान बनता है, तो कैखुसरो को जो बलबन नियुक्त किया हुआ था उत्तराधिकारी, इसको क्या होता है? इसकी हत्या करवा दी जाती है ना। तो हम लोग देखते हैं कैकुबाद का सुल्तान बन कैकुबाद पक्षाघात से त्रस्त आकर कैकुबाद को एक सामान्य तुर्क मलिक फिरोज खिलजी ने, बाद में कौन, जलालुद्दीन खिलजी बन जाता है ना, जलालुद्दीन खिलजी के नाम था उसका, यमुना नदी में इसको फेंकवा देता है। किसको? तो कैकुबाद को फेंकवा देता है। और 3 महीने तक उसके पुत्र, उसका कैकुबाद का कोई छोटा पुत्र था, क्या नाम था? तो शमसुद्दीन क्यूमर्स के संरक्षण क्या बॉडीगार्ड बन जाता है, इसका क्या संरक्षक बन जाता है। किसका? तो शमसुद्दीन क्यूमर्स का। और 3 महीने तक इसका शासन रहता है ना। उसके बाद देखते हैं शमसुद्दीन क्यूमर्स। शमसुद्दीन क्यूमर्स का संरक्षक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी। उसकी हत्या कर मलिक फिरोज खिलजी दिल्ली का सुल्तान बन जाता है ना। उसका संरक्षक था, उसकी हत्या करके वो सुल्तान बन जाता है। इस सत्ता परिवर्तन के साथ ममलूक वंश या गुलाम वंश का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। और दिल्ली पर एक नए राजवंश, किसका? खिलजियों की स्थापना हो जाती है ना। तो अब हम लोग जो सल्तनत काल से दास वंश और गुलाम वंश हम लोग दिया, गुलाम वंश जो भी हम लोग डिस्कस किए हैं, अगर आप लोग को एक बार भी क्लियर नहीं हो रहा तो वीडियो 1 से 2 बार और देख ले, बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। ये जो नोट्स है बहुत अच्छा से बनाया गया है ना। तो आप लोग इसका जो अब आने वाला है, इसका सल्तनत काल से जो दास वंश अभी हम लोग देखें, इसका भी हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करने जाए ना। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप मुगल का गुलाम वंश से रिलेटेड एमसीक्यू के साथ, जो कि आपके एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं इस चैप्टर से। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।